नमस्कार दोस्तों, ये हमारा आपको पता ही है कौन सा डे 17 चल रहा है। सिविल वॉर रूम में आपका स्वागत है। डे 17 चल रहा है जिसमें हम कंसोलिडेशन का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के नाम पे लगभग कंसेप्ट आपने देख लिया था। अब तक हमने ये देख लिया कि कंसोलिडेशन बेसिकली है क्या, कॉम्पैक्शन से ये अलग कैसे है। तीसरा हमारे पास ये भी पता लग गया था हमें कंसोलिडेशन में कि हमारा जो कंसोलिडेशन है उसमें जो सेटलमेंट है उसमें हमारे पास 4 पैरामीटर में AV, CC, CR और एम वी अभी तक नहीं बताया। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी CC और CR के बारे में बता दिया है मैंने। ठीक है, चलिए आगे चालू करते हैं। और यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चालू हो गया जो तरजांगी। देखिए डॉक्टर कर्ल तरजांगी, जिसको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है, उनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए तरजांगी का नाम आप दोबारा सुनेंगे। तरजांगी जो था, तरजांगी भाई साहब जो थे, उन्होंने क्या किया था? तरजांगी ने सेटलमेंट, देखिए मिट्टी में एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ फाउंडेशन इंजीनियर हमको चाहिए क्या होता है? हमको क्या चाहिए भैया कि जो नीचे की सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, कि भैया ये कितना लोड ले सकती है, कैपेसिटी कितनी होगी। दूसरा, अगर मैंने यहाँ कोई स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनाई या कोई भी स्ट्रक्चर बनाई तो वो कितनी सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट होगा। ये दो चीज़ों के बारे में भैया तरजांगी भाई साहब ने ही बताया। मिट्टी के अंदर बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी तरजांगी ने दिया, बियरिंग कैपेसिटी। और दूसरा, सेटलमेंट कैलकुलेशन के लिए भी तरजांगी ने ही वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी दी। इन्हीं थ्योरीज की वजह से इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास तरजांगी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन में तरजांगी ने क्या किया था? एक सेल ली थी, कंसोलिडेशन सेल ली थी। मैं एक हल्का सा आपको रिव्यू बता देता हूँ जिससे कि अपने पास करेंगे। तरजांगी जो थी, तरजांगी ने क्या क्या दिया था इसमें अपने पास? ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं से, यहाँ से इधर से कोई पानी नहीं निकलने दिया मिट्टी में। ऊपर और नीचे सैंड फिल्टर लगा दिए, सैंड फिल्टर लगा दिए। और जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल जो था उसको यहाँ रख दिया। ठीक है, सॉइल सैंपल को इसमें रख दिया गया और ऊपर और नीचे से लोडिंग सेल लगाकर इसको दबाया गया। ये बेसिकली कंसोलिडेशन में तरजांगी ने टेस्ट किया था। उन्होंने फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में किया था और उन्होंने क्या किया था? ऊपर और नीचे मिट्टी को जब लोडिंग सेल में दबाया जाता है तो अगल बगल से तो पानी निकलने नहीं दिया। तो केवल और केवल कौन से डायमेंशन में पानी निकला? केवल या तो ऊपर जा सकता था पानी या नीचे जा सकता था। इसी वजह से हमारे पास इन्होंने जो थ्योरी दी थी तरजांगी की, उसको बोला गया तरजागीज वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी। वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी, चूंकि पानी को पोर वाटर बाहर निकलने के लिए केवल वर्टिकल डायरेक्शन ही अलाउ की गई, इसलिए केवल एक डायरेक्शन में पानी निकलेगा। इस वजह से इसको वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी दी गई। ठीक है, कुछ अजम्पशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी सॉइल सैंपल लेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ 6 अजम्पशन, ये जब हम सब्जेक्टिव बैच पढ़ते थे जब तो अपने पास पूरी तरीके से लिखते हैं, परंतु अगर आप ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं तो आपको मेरे को ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो क्या है? पहला अजम्पशन ये है कि जो मिट्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। होमोजीनियस का मतलब आपको पता ही है, संपूर्ण आयतन में सारी प्रॉपर्टी जैसे परमेबिलिटी वगैरह वो सेम होनी चाहिए और सभी दिशाओं में भी। आइसोट्रॉपिक का मतलब सभी दिशाओं में भी परमेबिलिटी और जो भी हमारे पास डेंसिटी वगैरह जो भी है सब सेम होनी चाहिए। तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। पानी चूंकि बहकर निकल रहा है पानी, तो जब भी पानी का बहना मिट्टी में होता है तो आपको पता है परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी को समझाने के लिए जो लॉ काम आता है वो कौन सा लॉ काम आता है? डार्सी लॉ। तो डार्सी लॉ इस थ्योरी में वैलिड किया गया है। तो अब बताओ डार्सी लॉ के जितने भी अजम्पशन थे कि मिट्टी पूर्ण रूप से गीली होनी चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक तो है ही है, और लेमिनार फ्लो होना चाहिए। तो ये जो पानी बाहर निकलेगा मिट्टी में से ड्यूरिंग कंसोलिडेशन वो धीरे धीरे निकलेगा, अंडर लेमिनार फ्लो निकलेगा। ये सारे डार्सी लॉ के अजम्पशन भी यहाँ पर होंगे ही होंगे, और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही फ्लो अलाउ है, ये है। और सबसे मेन जो है तरजांगी वन डायमेंशन जो कंसोलिडेशन थ्योरी only valid for primary कंसोलिडेशन।
केवल और केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन में ही तर्जांगी थ्योरी लागू होगी, इसके अलावा कंसोलिडेशन थ्योरी में लागू नहीं होगी। ये आप याद रखोगे कि वन डायमेंशन कंसोलिडेशन यानी कुल मिला के तर्जांगी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी केवल पोर वाटर प्रेशर बाहर निकलने की वजह से जो मिट्टी के आयतन में कमी आती है और मिट्टी में जो सेटलमेंट होता है उसके बारे में ये बात करता है। इसके अलावा और कहीं बात नहीं करता। रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल जो कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन है उसके लिए ये बात नहीं करता। इतना तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी आपने कंसोलिडेशन का टेस्ट देखा है? कभी नहीं देखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सुविधा है। मैं आपको एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ कंसोलिडेशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, जिससे कि आपको पता भी लग जाए कि किस तरीके से हमारे पास कंसोलिडेशन थ्योरी। देखिए देखिए यहाँ पर जो ये मोहतरमा जी खड़ी हैं ये आपको कंसोलिडेशन थ्योरी से रिलेटेड कंसोलिडेशन तर्जांगी वन डायमेंशन टेस्ट लिए रहे हैं। उनमें ये हमारे पास क्या है, फिल्टर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास लोडिंग सेल होगी जिसके आसपास जो होगी आप देख सकते हैं कांच की बनी हुई है या कोई भी इस तरीके की चीज़ बनी होगी जिससे क्या होगा वो पानी बाहर नहीं निकलेगा, अगल बगल में जो भी निकलेगा बाहर से निकलेगा। ये देखिए ये कोहेसिव सॉइल का जो सैंपल है क्ले कलर का, वो ब्लैक कलर का, वो इन्होंने ले लिया है। देखिए इन्होंने क्या किया, हमने जो यहाँ पर सैंड फिल्टर लगाया उन्होंने नॉर्मल जो फिल्टर्स होते हैं फिल्टर पेपर्स वो यूज़ किए हैं, ठीक है। ये सैंपल लगा दिया गया है, अगल बगल से सैंपल से कुछ नहीं, ऊपर और नीचे पानी के फिल्टर लगा दिए गए। फिल्टर लगाने का मेन रीज़न ये है कि मिट्टी में से पानी निकले तो केवल पानी ही निकले, पानी के साथ साथ सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर निकल कर ना चले आएँ, इसलिए ये हमारे पास फिल्टर लगाए जाते हैं, ठीक है। केवल और केवल पानी को ही बाहर निकलने के लिए अलाउ किए जाते हैं। ऊपर और नीचे इस तरीके से हमारे पास क्या क्या दिया जाता है, अच्छे से सेल को फिक्स कर दिया है। ऊपर से ये लोडिंग अरेंजमेंट है जिसको लगा दिया आप लोडिंग बॉल की मदद से। ये हमारा लोड फ्रेम है, मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा होगा। ये लोडिंग बॉल है जिसके ऊपर से प्रेशर लगाया जाएगा, ठीक है। अब इसकी सेल में से जो पोर वाटर प्रेशर निकलेगा उसको भी नापा जाता है, पोर वाटर प्रेशर जो होता है उसको भी नापा जाता है। पुराना इक्विपमेंट जो था वहाँ पर यहाँ पर क्या लगाए गए थे, पीजोमीटर लगाए थे। बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो डिजिटली आजकल हमारे पास पानी का प्रेशर निकाला जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास FM में आपको बहुत अच्छे से पता है कि किया क्या जाता है, पानी का प्रेशर निकालना हो तो हमारे पास पीजोमीटर्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से पीजोमेट्रिक अरेंजमेंट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिससे हमारे पास मिट्टी के अंदर पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन में बता पाऊँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर डिजिटली हमारे पास मीटर्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, पोर वाटर प्रेशर निकाल सकते हैं। अब होगा क्या, ये देखो तर्जांगी ने ये सारा तामझाम बताया, कंसोलिडेशन सेल में इन्होंने लगा दिया। ये फिक्स्ड रिंग सेल है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों से हमारे पास सेल फिक्स की गई, ठीक है। पानी सेल में इसलिए बढ़ा है कि कहीं ना कहीं से अगर एयर एंट्रैप्ड है या फिर कुछ भी है, कांस्टेंट वाटर कंटेंट बनाए रखने के लिए पूरे मिट्टी में, ऐसा ना हो कि वाटर कंटेंट चेंज हो जाए मिट्टी का, इस वजह से ये किया। अब लोडिंग सेल जैसे ही आप दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर की जो है ये डिजिटल प्रोविंग रिंग है, आपके पास में आपने प्रोविंग रिंग देखी होगी तो मैनुअली प्रोविंग रिंग भी देखी होगी। अब मुद्दे की बात क्या है, ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गया। हमको समझना क्या है यहाँ पर, जैसे ही लोडिंग सेल से मिट्टी को दबाया जाता है तो अगल बगल से तो पानी निकलता नहीं है, ठीक है। जो भी निकलेगा ऊपर और नीचे से निकलेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पानी होगा वो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करेगा,
तो पोर वाटर प्रेशर का मान सब यहाँ पर ना के बराबर होता है, सबसे कम होता है। फिर जैसे जैसे आप गहराई में, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा किसने ऑब्जर्व किया, ऐसा तरजांगी भाई साहब ने ऑब्जर्व किया, मैं केवल उसको डिक्टेट कर रहे हैं यहाँ पर अपने पास, ठीक है। जैसे जैसे नीचे गए पोर वाटर प्रेशर का मान बढ़ता गया, सबसे ज़्यादा पोर वाटर सेंटर ऑफ स्पेसिमेन में था, फिर नीचे की साइड दोबारा से यहाँ पर फिल्टर है जहाँ से पानी निकल गया। देखो जैसे ही हम मिट्टी को दबा रहे हैं, पानी अगर बाहर निकल पा रहा है तो प्रेशर जनरेट नहीं होगा, तुरंत निकल जाएगा बाहर, इसलिए ये वाला पार्टिकल तो तुरंत बाहर निकल गया, तो इसको क्या लोड आया, कुछ भी लोड नहीं आया, तो इधर पोर वाटर प्रेशर का मान बिल्कुल कम, ठीक है। जैसे जैसे सॉइल सैंपल के अंदर डेप्थ बढ़ा रहे हो आप, तो पोर वाटर प्रेशर का मान बढ़ता है, ठीक है। तो अब ये पोर वाटर, चाहे आप पीजोमीटर से जो पुराना इक्विपमेंट था या डिजिटली नापो, आप जैसे भी नापो, प्रेशर नाप रहे हैं हम यहाँ पर। पानी का प्रेशर नापने के बाद तरजांगी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये पोर वाटर में समय के साथ परिवर्तन है, जो पोर वाटर में समय के साथ परिवर्तन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोर वाटर में डेप्थ के साथ परिवर्तन के, पोर वाटर प्रेशर में डेप्थ के साथ परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें भी ये डबल जेड का स्क्वायर नहीं, डबल डेरिवेटिव, यानी पोर वाटर प्रेशर का दूरी के सापेक्ष, डेप्थ मतलब मिट्टी के अंदर जेड डेप्थ पर, किसी भी जेड डेप्थ है, चाहे आप नीचे से नापें चाहे आप ऊपर से नाचे, आपकी मर्जी है। तो कुल मिला के तरजांगी थ्योरी है क्या, इतना अपन ने रामायण रो दी, तरजांगी थ्योरी है क्या, अजम्पशन पता लग गया। तरजांगी ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे कांस्टेंट लोडिंग समय के साथ मिट्टी पर लगी रहती है, तो उसमें पोर वाटर में जो समय के साथ परिवर्तन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोर वाटर में दूरी के साथ परिवर्तन के डबल डेरिवेटिव के, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का मैं साइन हटाता हूँ, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको इन्होंने बोला CV, जहाँ पर डेल यू 2u अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया है, तरजांगी कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में बात हो गई है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, और ये जो कोफिशिएंट है इसको बोला गया कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बोला हमने, AV पढ़ा वो था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, फिर हमने पढ़ा CC कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, CR, ये क्या है, रिकम्प्रेशन इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। और इसके अलावा MV के बारे में नाम तो ले लिया था, अभी बताया नहीं, पर अब बता देंगे हम सेटलमेंट कैलकुलेशन में, क्योंकि हमको CV भी चाहिए था और CA भी चाहिए था, तो दोनों की बात हो जाएगी यहाँ पर, तो इनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर आगे चलूँ तो ये हमारे पास कंसोलिडेशन थ्योरी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या और देखना है यहाँ पर, वो आप समझ लीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। पोर वाटर प्रेशर का मान देख ही लिया आपने, तो पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पोर वाटर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो जहां से, जैसे उन्होंने तो वाइट कलर के फिल्टर लगाए थे, या सैंड फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। यहाँ पर अगर हमारे पास जहाँ पर ड्रेनेज है वहाँ पर तो प्रेशर का मान कम है, और धीरे धीरे वो प्रेशर का मान बढ़ रहा है और सेंटर पर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ऊपर से भी पानी निकल पा रहा है और नीचे से भी पानी निकल पा रहा है, तो ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया इसको बोलते हैं डबल ड्रेनेज। इसको बोलते हैं डबल ड्रेनेज। यदि एक ही साइड से पानी निकले, या तो ऊपर से या नीचे से, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल ड्रेनेज, ठीक है। तो डबल ड्रेनेज में जहाँ जहाँ से ड्रेनेज है वहाँ पर पोर वाटर का मान 0 है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम होगा यहाँ पर ये, और मिनिमम होगा यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ पर ड्रेनेज लगा हुआ है, ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि पोर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पैराबोलिक है, और ये जो कर्व बनता है इसको बोला जाता है आइसोक्रोन। ये वर्ड कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। आइसोक्रोन कुछ अलग से नहीं है, आइसोक्रोन बेसिकली है क्या, पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, मिट्टी में पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ की डेप्थ के साथ मिट्टी में पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उनको हम आइसोक्रोन की मदद से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मैं हल्का सा ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ यहाँ पर। CV का जो फॉर्मूला है, हमको कोई डेरिवेशन नहीं करना, ये होता है MV अपॉन में K अपॉन में
एम वी गामा डब्लू, जहाँ गामा डब्लू तो यूनिट वेट ऑफ वाटर है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है जो कि आपको पता है कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर इसको ऑब्जेक्टिव में हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एम वी यहाँ पर अभी मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने ये तो बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि एम वी होता है, ठीक है, परंतु इसकी डेफिनेशन और के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और जो के सी वी है ये बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो ये थी हमारे वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी। दोबारा आते हैं, परंतु इसमें समझने के लिए आपको एक नया पेज फंस गया कि आपको एमवी पता होना ही होना चाहिए, इस वजह से हमारे पास ये एमवी के बारे में हल्का सा डिस्कस हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, एमवी का नाम क्या था, आप अगर लास्ट लेक्चर का मेरे पास देखें आप बोर्ड पर, तो मैंने यहाँ पर एमवी का नाम लिखा दिया था आपको, एमवी का मान लिखाया था, ये हटा देता हूँ मैं स्क्रीन से। एमवी को मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। ठीक है, अभी इसकी कहानी अपन अपने कंपटीशन पर्पस से हम देख लेंगे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो एमवी बराबर होता क्या है, ये देखो, मिट्टी में आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी बटे में वी जो है विद रेस्पेक्ट टू इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज, इनका जो रेशो होता है उसको हम बोलते हैं एमवी। चूंकि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से आयतन घट रहा है तो इनके रिलेशन में ये माइनस वर्ड यूज़ हो जाता है। कुल मिला के एमवी की वैल्यू खुद नेगेटिव नहीं होती, परंतु अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो डेल्टा वी माइनस आएगा, उस माइनस को ये माइनस बैलेंस कर लेगा। ओवरऑल एमवी की वैल्यू न्यूमेरिकली पॉजिटिव ही लिखनी होती है। कहीं आप इस माइनस साइन से ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाएं कि भैया एमवी का मान कितना रखें। ठीक है, एमवी माइनस में नहीं होता, बस ये साइन ये बता रहा है कि ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ घट रही है। ठीक है, ये हमारे पास होता है एमवी का फॉर्मूला। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप सॉम में या फिर फ्लूइड में बल्क मॉडुलस पढ़ते हो। बल्क मॉडुलस के जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर में परिवर्तन, प्रेशर में इंक्रीज बटे में डेल्टा वी बाई वी, और 1 में के को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो नॉर्मल फ्लूइड में जो कंप्रेसिबिलिटी यूज होती है वर्ड, वही यहाँ पर क्या है, वही हमारे पास क्या होगा, डेल्टा वी बटे में वी। अब फ्लूइड के अंदर क्या जो होता है, प्रेशर परिवर्तन होता है, यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो जो फिजिकल मीनिंग कंप्रेसिबिलिटी का फ्लूइड मैकेनिक्स में है, यानी कि बल्क मॉडुलस का रिवर्स होता है, तो ये भी बल्क मॉडुलस का रिवर्स होता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल को प्रेजेंट करने के काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है, एक फॉर्मूला निकलता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव में, क्यों, क्योंकि ले दे के हमको सॉल्व तो क्वेश्चन ही करने हैं, उसी के लिए तो इतना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, एक बार ये रिवीजन पूरा हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास अगर डेल्टा वी है, अगर डेल्टा वी है तो डेल्टा वी बाई वी का मान कितना होगा, माइनस को मैं भूल जाता हूँ, माइनस का फिजिकल मीनिंग मैंने बताई दिया आपको, एम वी इंटू में डेल्टा सिग्मा। ठीक है, डेल्टा सिग्मा, तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा वी बाई वी है ये आ गया है। ठीक है, एक चीज़ और है आपको कि डेल्टा वी बाई वी को, डेल्टा वी बाई वी को डेल्टा एच बाई एच भी कहा जा सकता है। ये मैंने क्या बोल दिया, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर सेटलमेंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से इतना यहाँ पर रामायण चल रही है। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, डेल्टा वी बाई वी को डेल्टा एच बाई एच क्यों बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई मिट्टी है, ये मिट्टी की ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, और ये मान लीजिए हमारे पास मिट्टी का जो ये है ये डेप्थ है, ये हमारे पास एच जो है वो हमारी डेप्थ है। अगर ऊपर से कोई भी लोड है, ऊपर से कोई भी मान लीजिए फुटिंग का लोड है, मान लीजिए फुटिंग मैंने यहाँ रख ली, ऊपर होगी मिट्टी, मान लो ये फुटिंग का लोड है, इसकी वजह से अगर ये मिट्टी दबेगी, तो आपने ऐसा कभी देखा है कि आपका 200 वर्ग गज का प्लॉट है, 200 वर्ग गज का प्लॉट है और 3 मंजिल की इमारत बन गई तो 250 का हो गया, या पौने 200 200 का हो गया, या 2.10 का हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं, मिट्टी लेटरली एक्सपांड नहीं होती। जैसे हम पॉइजन इफेक्ट की बात करते हैं, पॉइजन इफेक्ट की बात करते हैं कि यदि कोई ये मटेरियल है सोम के अंदर, अगर इसको मैं खींचूं तो इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका डायमीटर कम होगा, पॉइजन इफेक्ट की वजह से, पॉइजन रेशो के कारण। ठीक है, लंबाई खींचेगी तो ये घटेगा, परंतु मिट्टी में ये नहीं कि मिट्टी दबेगी, और अगर इसको मैं दबाऊं तो इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइजन इफेक्ट की वजह से, परंतु लेटरल स्ट्रेन में, परंतु मिट्टी में लेटरल स्ट्रेन होती होगी तो भी नगण्य माना जाता है। क्यों, क्योंकि अगर धरती को वैसे देखें
तो हॉरिजॉन्टली तो इन्फानाइट है, हॉरिजॉन्टली इसका विस्तार इन्फानाइट है, तो बिल्डिंग के लोड की वजह से हॉरिजॉन्टली तो ये बढ़ेगी नहीं, यानी एरिया तो वही रहने वाला है, जो भी ये प्लॉट का एरिया है, एरिया तो वही रहने वाला है। तो भैया इस लोड की वजह से जो ऊपर से कॉलम के लोड आ रहे हैं बिल्डिंग के, उसकी वजह से क्या होगा, इसका सेटलमेंट होगा, और इसके सेटलमेंट में इसका हमारे पास केवल और केवल डेप्थ ऑफ सॉइल चेंज होगी, डेप्थ ऑफ सॉइल चेंज होगी। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बार चीज़ बताऊं, मैं ये चीज़ वापस से आ रहा हूँ यहाँ पर उससे पहले मैं ये चीज़ कंफर्म करा रहा हूँ कि डेल्टा वी बाई वी को डेल्टा एच बाई एच क्यों कह रहे हैं, क्यों इसलिए कह रहा है ना, क्योंकि हर चीज़ रटोगे तो कब तक रटोगे, ठीक है। तो मैं अगर इसको मिटा दूँ यहाँ पर, तो आप देखो ढंग से, हाँ, मिट्टी का आयतन, आयतन होता क्या है, एरिया इंटू में हाइट, डेप्थ ऑफ सॉइल। आयतन में परिवर्तन, आयतन परिवर्तन, एरिया में तो परिवर्तन हो नहीं रहा, वही एरिया जो प्रारंभिक एरिया था, वो परिवर्तन किस में हो रहा है, केवल डेल्टा एच में। तो डेल्टा वी बाई वी अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, इसमें इसका डिवाइड करूँ तो ए इंटू में डेल्टा एच, बटे में ये करूँगा तो ए इंटू में एच, तो यहाँ से ये कट गया, तो ये क्या आ गया, डेल्टा एच बाई एच बराबर होता है डेल्टा वी। ये होता है, ये मैं मनवा भी देता आपको कि भाई होता है, आप याद रख लो, परंतु कुछ बड़ी बात नहीं थी तो हमने इसको कर भी लिया। इससे हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आएगी, इससे हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिलेगी, ये मिटा दूँ, एमवी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज होता क्या है, समझ में आ रहा है। नोट्स आपको पीडीएफ में नीचे मिल ही जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आप उतारने का इतना उम्मत करें, वहाँ से उतार सकते हैं, समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार चीज़ समझ में आ गई तो कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। चलो जी, इस फॉर्मूले को अगर हो गया तो मैं यहाँ पर देखो इसकी जगह इसको लेके आ रहा हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच बाई एच बराबर में क्या लिख सकता हूँ, एम वी इंटू में डेल्टा सिग्मा। और ये चीज़ अब आपको याद रखनी है, सेटलमेंट, जो भी मिट्टी में सेटलमेंट है वो क्या होगा, प्रारंभिक हाइट, इनिशियल हाइट ऑफ सॉइल सैंपल या सॉइल स्ट्रेटा इंटू में एम वी इंटू में डेल्टा सिग्मा, ठीक है। ये जो होता है ये सेटलमेंट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है। कुल मिला के मिट्टी में अगर प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात करें तो दो ही फॉर्मूले हैं, उन दो में से एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। तो जब भी न्यूमेरिकल में सेटलमेंट पूछे, जब भी न्यूमेरिकल में सेटलमेंट पूछे तो आपके पास एक फॉर्मूला तो ये रहा H0, जहाँ इनिशियल हाइट ऑफ सॉइल स्ट्रेटा, MV कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, और डेल्टा सिग्मा ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ये जो है ये है हमारे पास चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इतना अगर आपको पता होगा तो आप सेटलमेंट की कैलकुलेशन कर पाएंगे, अगर इतना आपको पता होगा तो आप सेटलमेंट की कैलकुलेशन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे अभी अपन क्वेश्चंस में देखेंगे, परंतु ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट। ये मेरा मकसद ये था कि एमवी की मदद से आपको सीवी के बारे में बताऊं। सीवी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, के बटे में एमवी इंटू में गामा डब्लू। तो के तो परमेबिलिटी है, एमवी का फॉर्मूला भी आपको पता लग गया है और गामा डब्लू का भी पता लग गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है इसकी यूनिट, अगर इसकी मैं इकाई की बात करूँ तो देखिए परमेबिलिटी की इकाई आपको बहुत अच्छे से पता है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी जितनी होती है। एमवी का अगर मैं बात करूँ तो एमवी का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया, ये मिटा दूँ, ये मिटा रहा हूँ जी, है ना, ठीक है। तो एमवी का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया कि एमवी में होता क्या है, एमवी होता क्या है, आयतन में परिवर्तन, परसेंटेज चेंज। तो इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, नीचे तो आएगा किलो न्यूटन, ऊपर क्या आएगा मीटर क्यूब, न्यूटन या किलो न्यूटन जो भी आप बोलो। तो भैया एमवी की यूनिट हो गई है मीटर क्यूब बटे में किलो न्यूटन। और भैया गामा डब्लू की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट गया, किलो न्यूटन से ये मीटर क्यूब नहीं होता, स्ट्रेस है तो एरिया आएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर हो गया, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, एक मीटर ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है। और अगर सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में सेकंड। जो ये यूनिट है ये किसकी यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सीवी की यूनिट है। सीवी आता कहाँ से है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है कहाँ से, तर्जांगी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन में, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि डेल्टा यू बाई डेल्टा टी बराबर में सी वी इंटू में डेल यू टू यू अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर। ये हमारे पास पोर वाटर में प्रेशर में परिवर्तन की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की बात हो गई है, ठीक है। चलिए अगर आगे चलें तो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इतना तो हो गया, ठीक है। आगे अगर नोट्सों में हम चलें तो इसके बाद आपको एमवी के बाद हमको क्या पता होना चाहिए, एक चीज़ और है, वॉल्यूम चेंज की अगर बात करें
तो एक चीज़ और सिखानी है मेरे को यहाँ पर, जो और आपको आनी चाहिए, देन हम आगे चल जाएंगे। मिटा दूँ ना ये, ठीक है। एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको यहाँ पर, आपको ये तो बता दिया मैंने, सॉरी, आपको ये तो बता दिया कि डेल्टा V बटे में V बराबर किसके होता है, डेल्टा H बटे में H होता है, और ये बराबर होता है डेल्टा E बटे में 1 प्लस में E0। मान लो कोई मिट्टी है जिसका प्रारंभिक वॉइड रेशियो E0 है, इफेक्टिव स्ट्रेस मान लीजिए उसमें सिग्मा 1 था। जब इफेक्टिव स्ट्रेस उसमें सिग्मा 1 से बढ़ाकर कितना